हेलो एंड वेलकम टू चिगुका एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में मृदा के बारे में। ठीक है, यहाँ मृदा हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। विश्व के भूगोल की जब बात की जाएगी उसमें आप देखेंगे मृदा आखिर किस तरीके से बनी है, लेकिन आज हम मृदा किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है इसके बारे में न जानते हुए ये जानते हैं जो आखिर भारत में मृदा किस किस तरह की पाई जाती है। चलिए इसी बात को जानते हैं। कई तरह के प्रश्न इससे बनते जाते हैं। हाँ, एक प्रश्न आपको यहाँ पर हो सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है, जो सर अचानक से यहाँ पर मृदा क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपकी जो सीरीज है वो तो अभी पीछे चल रही है, मतलब अभी ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं हुआ, और ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है तो फिर शुरू से भारत का भूगोल क्यों नहीं, जो अचानक से बीच में भारत की मृदा डिस्कस कराई जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर बस यही है जो कई सारे एग्जाम आपके ठीक सामने है जैसे है। और ये जो आपका सॉइल है, ये सॉइल इन इंडिया जो आपका टॉपिक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो इसलिए हम लोग यहाँ इसका डिस्कस कर रहे हैं, और जब आगे आप सीरीज पढ़ेंगे वहाँ भी आपकी क्लास वाइज तो ये चीज़ें आने ही वाली है। चलिए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखिए ICAR यहाँ लिखा हुआ है। ICAR ने 8 भाग में मृदा को बांटा है। भारत की एक बहुत बड़ी एजेंसी है ICAR, जो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत काम करती है। इसने जितने भी भारत में मृदा पाई जाती है इसे 8 तरह में कैटेगराइज किया है। अब देखिए, जिस तरीके से कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो आप कहेंगे सर मिट्टी तो देखते हैं तो बहुत सारे प्रकार के दिखते हैं, सैकड़ों प्रकार की मिट्टी हमें नज़र आती है, फिर 8 ही क्यों? तो इसी तरीके से भाषा भी तो होती है। भाषा बहुत सारे बोलते हैं, बोली बोलते हैं, लेकिन उसमें जो ऑथेंटिक भाषा होती है उसी का जिक्र करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कई सारे मिट्टी है, इसमें 8 सबसे प्रमुख है, और इसी के अंतर्गत भी आपको कई कई नाम देखने को मिलते हैं। इस 8 जो मृदा है इसमें देखेंगे, पहली है आपकी जलोढ़, दूसरी है लाल, तीसरी लैटेराइट, चौथी काली मृदा, 5वीं पीट या दलदली मृदा, फिर छठी आपकी लवणीय, 7वीं मरुस्थलीय और 8वीं पर्वतीय मृदा होती है। मृदा जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से लाल और लेटेराइट दोनों आसपास के ही हैं, मतलब सगे भाई बहन हम इसे कह सकते हैं, सगे बहन कह सकते हैं, सगे भाई कह सकते हैं, जो भी हो। तो ये आपकी लाल लेटेराइट होती है। काली मृदा थोड़ी सी अलग होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग जलोढ़ मृदा को बेहतर तरीके से समझेंगे, फिर आगे की क्लास में अन्य मृदाओं को भी देखेंगे। जलोढ़ मृदा नाम से ही स्पष्ट है, जिसके जल के द्वारा लाई गई जलोढ़ के कणों से, यानी जैसे पत्थर आपस में टकराते हैं तो छोटे छोटे कण बन जाते हैं। जैसे 2 पत्थर को बड़े आपस में टकराइए तो वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वो लोग भी आपस में जब टकराएं तो और छोटे हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब वो बहुत पतली हो जाती है, उसी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है आपका। तो ये जलोढ़ मृदा हो गई, यानी जल के द्वारा लाई गई कणों से जिसका निर्माण हुआ हो। दूसरा है लाल मृदा। देखिए, लाल मृदा ऐसे बनती है, एक चीज़ याद रखेंगे, कहीं भी किसी भी मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडन से ही होती है। चट्टान जब आपस में टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, उसके कारण ही मृदा का निर्माण होता है। तो जब कोई आधारभूत चट्टान है, उसी के ऊपर के जब चट्टान टूट जाते हैं, उसके बाद जो आपके पतली कण महीन विकसित हो जाती है, उससे जो मृदा बनती है वो लाल मृदा होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चट्टान है, उसकी ऊपरी सतह पर बहुत सारी गतिविधियां तो होती ही रहेंगी, जैसे कहीं वजन पड़ेगा, कहीं कुछ होगी, तो ये लाल मृदा का निर्माण इस तरीके से आपका होगा। लेटेराइट मृदा ठीक इसी तरीके से बनती है, लेकिन इसमें लेटराइजेशन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और लेटराइजेशन का मतलब है ये जहाँ वर्षा होती है तो वर्षा के कारण इसकी जो ऊपरी सतह की जो अच्छी वाली कण है, जो उपजाऊ सतह है, यह नीचे की तरफ आ जाती है, जिसके कारण यहाँ लेटेराइट मृदा का विकास होता है। इसे हम स्पेसिफिक रूप से जब उसकी मृदा को डिस्कस करेंगे तो वहाँ देखेंगे। इसके बाद होती है काली मृदा। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुई है। जैसे भारत में दक्कन लावा पठार की जो मृदा है वह काली मृदा है, इसे भी हम लोग जानेंगे, इसे भी कई नाम से जाना जाता है। आगे जो मृदा है इसे पीट या दलदली मृदा कहते हैं। अब जहाँ जल जमाव वाली स्थिति होती है वहाँ पर आपकी दलदलीय मृदा का विकास हो जाता है। तो जैसे भारत के जो मैंग्रोव वाले एरिया है, यहाँ इस तरीके की मृदा आपकी डेवलप होगी। अगला है अपना आपका लवणीय मृदा। ये मृदा भी जल जमाव वाली स्थिति में होती है। अब देखेंगे, जैसे आप जानते हैं कोई भी मीठे पानी उसे कहा जाता है जिसमें नमक की कम मात्रा पाई जाती है, जबकि समुद्री जल में लवण की मात्रा अधिक होती है। लवण मीन्स साल्ट, उसमें यानी नमक उसमें अधिक होता है। तो कोई मृदा में जहाँ जल जमाव होती है वहाँ स्वच्छ जल वाष्पीकरण के द्वारा खींच ली जाती है। आप देखते होंगे किसी भी गड्ढे में अगर पानी भरा रहता है तो वो सूर्य की किरणों द्वारा खींच ली जाती है। तो सूर्य की किरणों द्वारा
द्वारा खींचे जाने के कारण वहाँ पर स्वच्छ जल खींच ली जाती है जो वायुमंडल में चली जाती है, जबकि जो साल्ट होता है वो नीचे बच जाता है, उससे वो मृदा लवणीय मृदा हो जाती है। तो ये मृदा लवणीय मृदा के रूप में डेवलप होती है। ये जल जमाव वाले स्थिति में देखने को मिलती है। इसे हरित क्रांति के दुष्प्रभावों से भी जोड़ा जाता है। इसे हम लोग लवणीय मृदा को डिस्कस करते समय देखेंगे। अगला है आपका मरुस्थलीय मृदा। वैसी मृदा जिसमें जल की मात्रा कम होती है वो मरुस्थलीय मृदा कहती हैं। जैसे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वाले जो हैं, जैसे राजस्थान वाला और आपका कुछ पंजाब की भी थोड़ी सी पॉइंट आ जाएंगी, इसमें आपकी मरुस्थलीय मृदा डेवलप हुई है। अगली है पर्वतीय मृदा। इसमें कोई शक नहीं है, यह पर्वतों के जो ढलान होते हैं उस पर डेवलप होती हैं और इसे भी हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग सबसे विस्तारित रूप में चर्चा करने वाले हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। इसे अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए इसे जानते हैं। देखिए, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे एग्जाम में आपके कई नाम इसके मिल सकते हैं। इसे दोमट मृदा, चिकनी मृदा या कछारी मृदा या मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपको पूछा जाए भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, अगर आपसे ऑप्शन में कहीं जलोढ़ है ही नहीं लेकिन एक ऑप्शन के तौर पर आपको कछारी मौजूद है, तो यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, आप कछारी के साथ चले जा सकते हैं। लेकिन तभी जब आपको इसके जलोढ़ मृदा का ही अन्य नाम है इसके बारे में पता हो इसके बाद ही, तो इसका नाम को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे देखते हैं। जलोढ़ मृदा में, खासकर कछारी वाली मृदा में बालू की मात्रा 40% होती है, क्ले 40% और गाद जो है आपका 20% होता है। अब देखेंगे, आपको जब मृदा का फॉर्मेशन आप विश्व के भूगोल में सीखेंगे, उसमें बड़ी चट्टानें होती है, वो टूटती हैं, कंकर पत्थर में बदल जाती है, फिर उससे बालू बनता है, फिर बालू से ही और टूटने के बाद बालू को जब और पीस दिया जाता है तो गाद और सिल्ट जैसी और चीका जैसी महीन पतली कण हो जाती है। तो इसमें अगर बात किया जाए जलोढ़ मृदा में तो बालू 40%, उससे भी महीन आपका क्ले होता है 40% और उसके बाद सिल्ट या गाद जो होता है यह 20% होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे इसमें नमी सिंचित रखने की क्षमता होती है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजर आपकी होती है और नमी धारण करने के कारण जो है आपकी ये मृदा नमी धारण करने के कारण बहुत उपजाऊ मृदा हो जाती है। इसमें अगर आप जल देते हैं तो ये अपने काफ़ी समय तक जल को अपने में धारण करके रख सकती है, क्योंकि बहुत पतली महीन कणों वाली होती है। जबकि अगर सिर्फ बालू ही रहे 100% तो आप जैसे इसमें पानी डालेंगे वो पानी भूमिगत जल में चला जाएगा या फिर वाष्पीकरण के जरिए सूख जाएगा। तो आपको जो यहाँ पर नमी सिंचित रखने की क्षमता है ये इसीलिए क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है इसके ठीक ऊपर वाले पॉइंट में आपने देखा है बालू, क्ले और गाद की इसके अलग अलग चीज़ों के कारण। ठीक है, अगली जो पॉइंट है इसके प्रकार के रूप में, यानी जलोढ़ मृदा का विस्तार या प्रकार से भी इसे हम जोड़ सकते हैं, विस्तार या फिर प्रकार। देखिए, जलोढ़ मृदा को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, बांगर, खादर, डेल्टाई और तराई क्षेत्र। इसे भारत की जब आप भू-आकृतिक संरचना को पढ़ेंगे वहाँ विशेष तौर पर समझेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको फिर भी थोड़ा सा समझाने की चेष्टा करता हूँ। देखिए, भारत का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर आपका हिमालय है। हिमालय से नदियाँ उतरती है और अपने साथ काफ़ी मात्रा में पर्वतों के जो जलोढ़ के कण हैं उस पर्वतों से उतरने वाली नदियों के साथ पर्वत छोटे छोटे पत्थरों को लेकर आती है, जिसे जलोढ़ के कण कहते हैं। उस जलोढ़ के कणों को लेकर आती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे ही नदी यहाँ पर्वतों से निकलकर मैदानों में आती है तो मैदानों में आने के साथ ये कुछ देर के लिए मतलब कंकर पत्थर के नीचे छुप जाती है और उसे भाबर प्रदेश कहते हैं। ये वहाँ सीखेंगे। भाबर प्रदेश के ठीक नीचे जहाँ वो ज़मीन पर आ जाती है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पर आपका तराई क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी हिमालय के ठीक आपके समानांतर रूप से ये तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। बांगर जो है यह पुराने जलोढ़ के मैदान हैं और ये इस एरिया में आपके मिलते हैं। यहाँ पे आपका बांगर मिलता है। इसे पुराने जलोढ़ के मैदान के रूप में देखा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 250 से 300 मीटर होती है। इसके बाद खादर जो है ये नवीन जलोढ़ के मैदान हैं, यानी ये नवीन वाले मैदान हैं। इसमें हर साल बाढ़ आती है और अभी भी इस मृदा का निर्माण हो रहा है, तो ये खादर मृदा है। डेल्टाई मृदा यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पे जो है आपका
गंगा की जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा है यहाँ पर, और ये जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा पर आपकी जो है डेल्टाई मृदा का विकास होता है। डेल्टा के बारे में हम लोग जब नदी पढ़ेंगे उसके में भी जानेंगे। डेल्टा वह प्रदेश होता है जहाँ नदियाँ समुद्र में मुहाना बनाने से पहले कई भागों में बंट जाती है, और कई भागों में बंटने के बाद वहाँ जो है आपकी जो मृदा का विकास होती है वो आपका डेल्टा कहलाती है। इसे हम लोग नदी वाले पोर्शन में बेहतर सीखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बांगर, खादर, डेल्टाई और तराई 4 तरह के होते हैं, 4 क्षेत्रों में फैले होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर भारत के किस किस भागों में हैं, अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो एक देखेंगे ये एक मध्यवर्ती मैदान वाले एरिया में है, और दूसरा तटवर्ती एरिया जो है आपका, इसमें भी आपका जो है ये और ये पोर्शन में भी आपके जो है यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो अगर जलोढ़ मृदा की बात किया जाए तो ये तो इसमें एक पॉइंट हम यहाँ पे बता सकते हैं। एक तो ये मध्यवर्ती मैदान में है, मध्यवर्ती मैदान में है, और यानी ये जो है ये इसे मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। और दूसरा तटवर्ती मैदानों में भी यह मृदा पाई जाती है, तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान में यह मृदा पाई जाती है। अब इस मृदा की देखिए कोई समस्या है, देखिए समस्या इसकी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ें बिना गलतियों से विहीन नहीं हो सकती। दुनिया में किसी भी चीज़ जो भी है वो उसमें कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई उसकी सीमा, कोई ना कोई उसकी कमी ज़रूर होती है, और इस मृदा का भी है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये मृदा उर्वरता के मुकाबले में चरनोजम और प्रेड़ी जैसी जो मृदा हो जाती है आपकी, चरनोजम जैसी जो मृदा है या प्रेड़ी घास प्रदेश वाली जो मृदा है उसके मुकाबले जो है आपकी कम उपजाऊ थोड़ा सा यहाँ पर प्रतीत होती है, क्योंकि वहाँ मृदा में आपका ह्यूमस मिलता है। तो इस समस्या को ज़रा ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात अगर बात किया जाए तो इसमें सभी फसलों की खेती की जाती है और कैल्शियम एवं पोटास की पर्याप्तता होती है। तो कई बार इससे जोड़कर भी आपके स्टेटमेंट देकर प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर कई एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है जो इसमें किस खनिज का अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है इसकी उत्पादन एवं उत्पादकता अधिक होती है। उत्पादक का मतलब है जो इसमें अगर हम कहीं कोई भी फसल उपजाते हैं तो वो अधिक मात्रा में उपज होती है तो उसे उत्पादन कहते हैं। और उत्पादकता का मतलब है प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में कितना ज़्यादा वहाँ पर फसल उपजाई जाती है। यानी अगर आप किसी छोटे से एरिया में भी अधिक फसल उपजा लेते हैं, इसका मतलब है उसकी उत्पादकता अधिक होती है। तो इस मृदा में आपकी उत्पादक और उत्पादकता दोनों अधिक होती है। अगली पॉइंट है ये मध्यवर्ती मैदान। देखिए जो मैंने यहाँ पर समझाया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। यह मध्यवर्ती मैदान एवं तटवर्ती मैदान में और यानी भारत के 40% भागों पर पाई जाती है। तो इस पॉइंट को भी देखेंगे, यानी यह मध्यवर्ती मैदान और तटवर्ती मैदान में पाई जाती है। एक्चुअली ये पॉइंट आपको यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी लिखा है, मैंने यहाँ भी इसको मेंशन कर दिया है। तो इस क्लास में आप इस तरीके से जलोढ़ मृदा के बारे में सीख चुके हैं। इससे जो प्रश्न बनते हैं ये ज़्यादातर इन्हीं बातों से पूछी जाती है। अगली क्लास में हम लोग लाल, लैटेराइट, काले पीट और लवणीय मृदा इस तरीके से सभी को डिस्कस करते चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको जीगूका एकेडमी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।